लिसनर्स, आज हम बात करेंगे आयुर्वेद में आर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन्स के उपचार के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर मदन गुलाटी। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में यानी कि जॉइंट पेन्स की। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आर्थराइटिस है क्या? हाँ, आर्थराइटिस जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ है जॉइंट पेन्स। जो हमारी संधियाँ होती हैं, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको हम जॉइंट इन्फ्लेमेशन कह दें या आर्थराइटिस कह दें। तो इसमें जो मेन सिम्टम होता है जॉइंट पेन्स में, तो उसमें स्वेलिंग होती जाती है, पेन होती है, दर्द होती है और साथ में सोजिश हो जाती है। और फिर इतनी स्टिफनेस हो जाती है, इतनी जकड़ाहट हो जाती है कि हमारे जो है ना वो जॉइंट्स जो है वो मूव भी नहीं कर सकते। कई बार रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट्स होती है और इसका एक बड़ा कोलैबोरेटिव नेम जो है आर्थराइटिस है। डॉक्टर साहब, फिर इसकी मेडिकल उसमें लाइन में हम लोग इसको कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि आर्थराइटिस कितने टाइप्स का होता है? आर्थराइटिस एक बहुत इसमें मोर देन 100 टाइप के आर्थराइटिस हैं, जो बहुत ही डिटेल में अगर हम समझें तो हमारे डिफरेंट जॉइंट्स को, क्योंकि एक जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट या मल्टीपल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट्स होती है इसमें। तो जो हमें मेन लेते हैं, जिसके हमें ज़्यादातर पेशेंट मिलते हैं, गठिया के मिलते हैं, जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में क्या कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आयुर्वेद की भाषा में इसको आम वात कहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बड़ा कॉमन होता है। उसके साथ ही फिर एक गाउटी आर्थराइटिस होता है, जिसमें कि वो जो एडी में जाके दर्द ज़्यादा होती है, तो वो गाउटी आर्थराइटिस कहलाता है। इसी तरह से एक वहाँ हमें जो कॉमनली मिलता है दैट इज़ ऑस्टियो आर्थराइटिस, जिसको हम संधि शोथ कह देते हैं। इस तरह से डिजीज़ के साथ रिलेटेड आर्थराइटिस हो जाते हैं, जैसे ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस है, गोनोरियल आर्थराइटिस है, सिफिलिटिक आर्थराइटिस है किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से, या सोरियासिस की वजह से सोरियाटिक आर्थराइटिस भी होता है ना। ऐसे एक रिएक्टिव आर्थराइटिस, उसको रीटर सिंड्रोम कहते हैं। कई बार स्किन बड़ी हार्ड हो जाती है और आर्थराइटिस जो है कनेक्टिव टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, इसको स्क्लेरोडर्मा कहते हैं। फिर हमारा फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं, स्पॉन्डिलोसिस होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। मतलब सारी रिलेटेड प्रॉब्लम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से बहुत सारी आर्थराइटिस हैं, परंतु जो मेनली जो हमें पेशेंट मिलते हैं वो ज़्यादातर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ही ज़्यादा गठिया के। हाँ। तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि गठिया क्यों हो जाता है? हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़। तो सबसे पहले हमें ऑटोइम्यून डिजीज़ का कंसेप्ट जो है वो समझना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है ना, वो हमारे फ्रेंडली सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है, अटैक कर देता है। कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो जो हमारी एक्चुअली इम्यून सिस्टम है, बाहर से कोई चीज़ में बैक्टीरिया आता है या कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है, कोई वायरस आता है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनानी होती हैं। परंतु इस पर्टिकुलर डिजीज़ में क्या होता है कि हमारी बॉडी में से अंदर से ही कोई दूषित विष पैदा हो जाता है, ऐसा पॉइजन पैदा हो जाता है, जिसको हम रोमैटिक मादा कहते हैं। रोमैटिक वर्ड जो है आयुर्वेद में उसके लिए बड़ा स्पष्ट वर्ड है, आमा। तो आमा फॉर्मेशन हो जाने से जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जन्म होता है। आर्थराइटिस तो इन्फ्लेमेशन है, रूमेटिड मीन्स कि हमारी बॉडी में कच्चा रस, एक ऐसा पॉइजनस मटेरियल इकट्ठा हो जाता है जो जॉइंट में सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है ना, सिनोवियल फ्लूइड, तो वो जो है वहाँ पे उसका अटैक कर देते हैं। हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कवरिंग होती है हमारी जॉइंट्स के ऊपर, वो जो उसमें उसकी वजह से जो हमारे ऑटोइम्यून डिजीज़ है, क्योंकि ये तो इसका जो रूट काज है हमारा आहार है। जब हमारा आहार जो है, हम बासी भोजन करते हैं, रीहीटेड भोजन करते हैं, एक बार गर्म करके ठंडा करके फिर दोबारा से गर्म करके खाते हैं, या फिर इस तरह की भोजन जैसे कि जंक फूड चला हुआ है, दही का सेवन, अरबी का सेवन, उड़द की दाल, भारी भोजन जो हमें हजम नहीं होता, तो उससे बॉडी में क्या होता है कि आम रस बनना शुरू हो जाता है, कच्चा रस बनना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे जो है छोटे जॉइंट्स में आके वहाँ इकट्ठा हो जाता है। उसके अगेंस्ट फिर जो है वो उसको फॉरेन बॉडी मान लेता है हमारा सिस्टम, इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है, जबकि हमें वो उसके आम का ही पाचन करना होता है हमें। तो इसमें जो है कई बार विरुद्ध भोजन कर देते हैं, जैसे मूली खाई, ऊपर से दूध पी लिया, खट्टी चीज़ों के साथ, है ना, मिक्सिंग सी कर देते हैं, ठंडी चीज़ के साथ गर्म, मतलब विरुद्ध भोजन करना। अच्छा, एक इसका बहुत बड़ा कारण जो है वो भोजन करने के तुरंत बाद हम कई बार क्या करते हैं, एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, व्यायाम करना। जैसे ब्रेकफास्ट किया और एकदम से चलना शुरू कर दिया, साइकिलिंग शुरू कर दी, तो उससे बॉडी में क्या होगा कि कच्चा रस बनना शुरू हो जाएगा। तो एकदम से ज़्यादा मतलब भोजन करने के बाद थोड़ा सा भोजन को पचने देना चाहिए। अगर वो कच्चा रह जाता है तो उससे क्या है, वो एकदम से वर्क करने से, एक्टिविटीज़ ज़्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा, डाइजेशन प्रॉपरली होगी नहीं और उससे आमरस बन जाएगा। आमरस जो है उसको हम आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं उष्मणो अल्प बल तमेन धातुम आद्यम पचितम स आम संज्ञकम देहम सर्वदोष प्रकोपनम। ये आमवात का मेन कारण है कि हमारी जो है उष्मा जो है इंटरनल इंसान जो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होती है। तो एक इस तरह की एक सिस्टमेटिक डिजीज़ है, ये सिस्टमेटिक डिजीज़ होती है और इसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो रूट काज मैंने बताए कि इसकी वजह से हमारे आहार से रिलेटेड डिजीज़ है और सिस्टमेटिक डिजीज़ है। पहले छोटे जॉइंट्स मतलब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो मतलब इसका जो कारण जैसे आपने मेन कहा है तो वो इसका हमारा आहार है, दूषित आहार है। जी, तो डॉक्टर साहब इसके लक्षण क्या हैं?
हाँ, लक्षण इसका ये है कि जैसे हम पूछते हैं, पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले कहते हैं कि पेशेंट आके कहता है कि सर मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं बेड से उठता हूँ तो मेरा सारा शरीर जकड़ा हुआ होता है, जैसे स्टिफ होता है, और जब मैं चलता फिरता हूँ, थोड़ा काम कर लेता हूँ तो मुझे जो है ठीक हो जाता है, मैं बेटर महसूस करता हूँ। तो ये पर्टिकुलर निशानी होती है आम बात की, इसके रूमेटॉइड आर्थराइटिस की गठिया की। उसमें जो पेशेंट जो है सवेरे सवेरे बिल्कुल स्टिफ होता है, उसका सारा शरीर जकड़ा होता है। इसके इन्वॉल्व, क्योंकि मैंने बताया ना सिस्टमेटिक डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। तो पहले छोटे जॉइंट्स में होती है प्रॉब्लम, छोटे जॉइंट्स जैसे कि बड़ी मतलब जो उंगलियों के जो मध्य उंगली है ना, जो उस फिंगर में के जो जॉइंट्स हैं उसमें आकर के स्टिफनेस हो जाती है। और पहले लेफ्ट में राइट में होएगी, फिर लेफ्ट में हो जाएगी, या पहले लेफ्ट में फिर राइट में, सिस्टमेटिकली, फिर दूसरी उंगली में, फिर उधर भी दूसरी उंगली में। तो ये स्पिंडल शेप्ड उंगलियां हो जाती हैं। तो उसमें फिर पहले छोटी जॉइंट्स में होती है, फिर उसके बाद फिर बड़े जॉइंट्स में, मतलब जैसे पहले उंगलियों में हुई तो फिर रिस्ट जॉइंट में हो जाएगी, रिस्ट के बाद फिर ये हमारे एंकल जॉइंट में, फिर उसके बाद कलाई में, इसमें भी हो जाएगी, एल्बो में, देन जो आपका जॉइंट है नी जॉइंट है ना, जानु संधि बोलते हैं इसको हम। तो जानु संधि में टखनों में पेन होना, कोहनी में होना, इस तरह के ये जो इसके मतलब जो लक्षण है कि वहाँ पेन होती है, स्टिफनेस होती है, फिर स्वेलिंग की वजह से कई बार वहाँ पे लोकल वार्मथ होती है, जगह लगातार थोड़ी गर्म होती है, वहाँ पे मतलब हाथ लगाएंगे तो फीलिंग ऑफ लो ग्रेट टेम्परेचर सा भी होता है, शरीर टूटा टूटा रहता है, भारीपन सा रहता है, अनिद्रा होती है, पेट से भी रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, कई बार कब्ज और पेट में अफारा सा हो जाता है, गड़गड़ाहट होती है पेट, ऐसे सिम्टम्स भी साथ में जॉइंट पेन के साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या ऐसी कोई टेस्ट भी हैं इससे रिलेटेड जो डायग्नोस हाँ, करते हैं? इसमें आजकल मॉडर्न में इसको ESR करवाते हैं हम, ESR रेज होता है, एक्सरसाइज सेगमेंटेशन रेट होता है, जो कि हमारा 10 से 20 तक मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो ESR रेज हो जाता है। तो लेडीज़ में अक्सर देखा जाता है कि उनका ESR जब बड़ा होता है तो हम RAI फैक्टर होता है, रूमेटिक आर्थराइटिस फैक्टर, एलिजा टेस्ट भी होता है, उससे भी पता लगता है। कई बार हम एक्सरे करवा लेते हैं नी जॉइंट का, तो वहाँ पे जो है उसकी सिनोवियल मेम्ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है, कनेक्टिव टिश्यू जो ऊपर हमारी जो कार्टिलेज है उसकी वो जैसे ब्रोकन हो जाती है, इस तरह की हमें वो एक्सरे की भी हेल्प ले लेते हैं, उसमें ESR का भी देखते हैं कि ESR बड़ा हुआ है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है RA फैक्टर, रूमेटिक आर्थराइटिस फैक्टर होता है, उसको हम वो टेस्ट पर्टिकुलर होता है, तो उसको अगर वो रिएक्टिव होता है तो उससे वो पता चल जाता है कि इसको जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस शुरू हो गया हुआ है। तो डॉक्टर ये प्रॉब्लम किन में ज़्यादा पाई जाती है, मेल्स में या फीमेल्स? हाँ, ये अक्सर वैसे लेडीज़ में ज़्यादा देखी जाती है, 20-30 की एज पे स्टार्ट हो जाती है लेडीज़ में, और ख़ास करके जब मेनोपॉज हो जाता है, उनके मेंसेस बंद हो जाते हैं तो कुछ चेंजेस होती हैं, तो उसमें क्योंकि मानसिक कारणों से भी कई फैक्टर्स हैं उसमें, एंडोक्राइन सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इससे मतलब देखा है कि लेडीज़ में ये ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेल की अपेक्षा लेडीज़ में ज़्यादा होता है, और 40 की एज में अक्सर देखा जाता है कि उनको ये घेर लेता है। तो क्या इसका कोई प्रिवेंशन भी है? प्रिवेंशन भी इसका यही है कि जो इसके कारण है, जैसे विषंदी पदार्थ हैं, आहार है, जैसा मैंने बताया कि भाई जो गृष्ट भोजन है, ठीक है ना, जो ऐसी चीज़ें ना करें, भोजन के तुरंत बाद व्यायाम ना करें, है ना, उसका जो जिन कारणों से ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, उसको मतलब इसको प्रिवेंट किया जाए। तो इसके मतलब हमें जो है ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, है ना, जैसे अरबी है, भिंडी है, ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं, है ना, उस तरह के केला है, मतलब इस तरह के जो आहार हैं, दही का सेवन जो है ज़्यादा, खास करके रात को जब दही खाते हैं, है ना, जिससे कि इंडाइजेस्टिव मटेरियल बॉडी में ज़्यादा बनता है ना, बासी भोजन है उसको अवॉइड करें, जंक फूड को अवॉइड करें, फास्ट फूड है, ब्रेड के प्रोडक्ट, मैदा प्रोडक्ट्स इसके बहुत बड़ा कारण है क्योंकि आम को पैदा करते हैं, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या घरेलू ट्रीटमेंट भी है कोई इस प्रॉब्लम का? हाँ, इसको हम जो है जैसे हमारे घर में किचन में मेथे होते हैं ना, मेथे का अगर रेगुलर प्रयोग किया जाए, हल्दी, मेथे और सौंठ, है ना, जैसे 1 ग्राम हल्दी, 1 ग्राम मेथे और 1 ग्राम सौंठ, तीनों को मिलाकर के एक पाउडर बना लिया जाए, उसका सेवन जो है सुबह और शाम लें। तो हल्दी मेथे, इसी तरह स्वांजना, एक बड़ी स्वांजना की फलियां भी होती हैं, सहजन की फली बोलते हैं हमने, ठीक है ना, हमारे एक तेल आता है जैसे अरंड का तेल बोलते हैं, कैस्टर ऑयल बोलते हैं, ठीक है ना, इससे मेरे कल्फर है, हमारे तो शास्त्रों में ये लिखा हुआ है आम बात के लिए, कट्टी तट निकंजेशु संचरण वात कुंजरय एरंड तेल से हंस गंधा ग्राय गच्छती। इसकी गंध मात्र से, जैसे एक जंगल में से मतलब हाथी जो है भाग जाता है शेर की स्मेल से, तो जैसे उसकी लायन की स्मेल से एलिफेंट भाग जाता है, वैसे हमारी बॉडी में रंड तेल जब जाता है तो ये आम बात का हाथी शेर से भाग जाता है। तो आम का पाचन करने के लिए इससे मिरेकल। बाकी जैसे सौंठ है ना, घर में अदरक को सुखा लिया जाता है, तो वो सौंठ का जो चूर्ण होता है उसको अगर हम इसमें गिलोय के साथ मिला के दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। उसी पर बना हुआ, क्योंकि सौंठ का एक संस्कृत नेम है विश्वा,
तो विषवादी चूर्ण बहुत अच्छी दवाई है, 1 से लेकर 3 ग्राम तक हम इसको भोजन के बाद गर्म पानी के साथ देते हैं। इस तरह से अजमोदा आदि चूर्ण है, अजमोद एक जड़ी बूटी, वो भी अजवाइन की तरह ही होती है अजमोदा, तो अजमोदा आदि चूर्ण भी जो है वो इसमें बड़ा यूज़फुल है। अजमोदा आदि चूर्ण का भी 1 से लेकर 3 ग्राम तक हम इसका प्रयोग करवाते हैं। और इसमें एक्चुअली हमें क्या करना है, तेल की मालिश नहीं करनी होती इसमें, क्योंकि स्टिफनेस होती है, इसमें आमा की इन्वॉल्वमेंट होती है और कई बार हम तेल की मालिश करते हैं तो दर्द बढ़ जाती है। तो इसकी एक डायग्नोसिस करने के अभी एक तरीका होता है कि तेल की मालिश करें। अगर किसी जॉइंट पेन्स हो रही हैं और तेल की मालिश से बढ़ गई है तो इसका मतलब उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। प्योर उसकी जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि वहाँ पे अंदर से विष बन रहा है, तो वो उसमें हम तेल की मालिश मना करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, सूखा सेक, जैसे रेत की पोटली दे करके, रेत की पोटली को मोटे कपड़े में बांध के या काले चने भून लिए उसका जो है सेक है, या कोई ड्राई पानी की बोतल का जो ड्राई सेक है ना जो, वो इसमें किया जाता है जिससे कि बॉडी में पसीना आ जाए। तो इस पर बनी हुई काफ़ी सारी मेडिसिन हम देते हैं, जैसे इंग्लेश्वर रस है, आम वातारी रस की टेबलेट्स होती हैं, अमर सुंदरी बट्टी की गोलियां होती हैं जिनमें 3 बार हम अक्सर देते हैं। तो गूगल के प्रयोग भी इसमें बहुत अच्छे हैं। गूगल की प्रेपरेशन हमारे सेहनात गूगल होती है उसका प्रयोग कराते हैं। इसी तरह से हमारे काढ़ा होता है रासना सप्तक काढ़ा, उसमें रासना नाम की जड़ी बूटी होती है ना, रासना सप्तक काढ़े में रासना गोखरू होता है जो डायरेटिक एक्शन, उसमें क्योंकि पानी स्वेलिंग हो जाती है ना, उसको निकालने के लिए गोखरू भी उसमें होता है। रासना गोखरू एरंड मूल होती है, रासना गोखरू है। देवदारू एक प्लांट होता है, उसकी भी शाल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हमारी पुनर्नवा होती है, गिलोय होती है, मतलब इस तरह की एक चूर्ण बनाकर हम उसको देते, उसका जो काढ़ा बना करके, जैसे एक दशमूल एक हमारी बड़ी अच्छी औषधि है, दशमूल का काढ़ा, कई बार स्वेलिंग ज़्यादा होती है, देन वी गिव दशमूल। उसमें हमारी 10 जड़ी बूटियाँ हैं, अरनी, शौनाक, पाटला, बिलव, कंभारी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, शाल पर्णी, कृष्ण पर्णी, गोखरू, ये 10 जड़ी बूटियों का जो काढ़ा है, इसका कई बार हमें भाप से भी देनी होती है। दशमूल की भाप जो है उससे बड़ा रिलीफ होता है पेशेंट को। कई बार एरंड का पत्ते हैं उसको हम लोकल सेक कर देते हैं, या स्वांजना के पत्ते हैं जो ड्राई, अक का पत्ता भी इस पर बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इसका तवे के ऊपर गर्म करके हम जहाँ पे पेन और स्वेलिंग होती है वहाँ पे देते हैं। बाकी जो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट बताया जो मैंने कि भाई इसमें हमारे जो है वो गूगल का प्रयोग बहुत अच्छा है। गूगल हमारी सेहनात गूगल है, रासना आदि गूगल होती है एक दवाई। इस तरह अगर स्वेलिंग हो तो पूर्णवादी गूगल भी देते हैं। कई बार पेशेंट बहुत वीक होता है तो उसको हम त्रियोदशांग गूगल एक हमारी औषधि होती है, उसमें 13 चीज़ें होती है, जड़ी बूटियाँ, जिससे कि उसकी हेल्थ को भी मतलब बड़े वीक पर्सनस में भी पेन होती है, तो उनमें जो पेन, उनमें जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो डेवलप हो जाता है उसमें हम त्रियोदशांग गूगल का प्रयोग करवाते हैं। तो डॉक्टर ये तो बात हुई गठिए की। आर्थराइटिस की एक और टाइप है गॉउटी आर्थराइटिस, हम उसके बारे में गॉउटी आर्थराइटिस एक्चुअली गाउट जिसे बोलते हैं ना, इसको आयुर्वेद की भाषा में वात रक्त नाम दिया गया है। इसमें वायु का इन्वॉल्व, जैसे उसमें आमा की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें हमारा ब्लड भी साथ में इन्वॉल्व होता है। तो इसमें मेन कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी में हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं ना जो लोग, रिच डाइट लेते हैं, जैसे कि मतलब प्रोटीन्स जो हैं, कहते हैं ना 25 साल तक तो प्रोटीन हम खाते हैं, उसके बाद अगर हम प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं तो प्रोटीन हमें खाना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड 5 से 7 6 से ऊपर चल जाता है, तो फिर वो जो है वो मतलब क्रिस्टल से बन जाते हैं जॉइंट्स के बीच में आकर के। तो वो जो पेन उसमें गॉउटी आर्थराइटिस में क्या होता है कि ये एक मतलब है, तो ये भी एक सिस्टमेटिक डिसऑर्डर है, हमारी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिजीज़ है। हाई प्रोटीन डाइट लेने वाले जो पनीर खाते हैं, कई बार अल्कोहल का सेवन भी साथ में कर लेते हैं, और साथ में दालों का सेवन जो लोग ज़्यादा करते हैं, रिच डाइट जो लेने वाली आदतें होती हैं ना, उनको ये गॉउटी आर्थराइटिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें जो हमारी एडियों में दर्द होती है। मतलब इसमें मेन क्या लक्षण होता है कि जो एडियाँ हैं वहाँ पे दर्द होती है, और अंगूठे में से एकदम पेशेंट को ना अंगूठे में बहुत ज़बरदस्त पेन होती है, अचनचेत। रात को सोया और सवेरे उसके उठेगा तो एकदम से जैसे बिच्छू ने काट लिया होता है, ऐसे अंगूठे में से पेन स्टार्ट होती है, पैर के अंगूठे से। तो पैर के अंगूठे से जो पेन, उसका जो है वो टिपिकल सिम्टम है इसका, जो गॉउटी आर्थराइटिस का है। तो उसमें हमें इससे पता चल जाता है कि इसको गॉउटी आर्थराइटिस हो रहा है। तो डॉक्टर इसकी प्रिवेंशंस क्या है? गॉउटी आर्थराइटिस के लिए देखो, उसमें मैंने बताया ना कि प्रोटीन की जो हाई प्रोटीन डाइट है, जैसे दालें हैं, है ना, सारी दालें, राजमा वगैरह, चावल, जिसमें प्रोटीन, आलू जो लोग ज़्यादा खाते हैं तो उनको ये ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। हाई प्रोटीन डाइट, मीट जैसे है, चिकन का रेगुलर सेवन करते हैं, और साथ में अल्कोहल भी ले लेते हैं। इसका वैसे हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में अड्ढवात भी नाम दिया है। अड्ढ मैंने मीरों का रोग, जो मीर रिच मैन डाइट है ना, जो मतलब हर समय मतलब रिच डाइट जो है, प्रोटीन से रिलेटेड डाइट है, और अल्कोहल का जो चिकन वगैरह लेते हैं ना, उनको घिया, काली तोरी, टिंडा, पेठा, जो वेल के ऊपर गिरने वाली सब्जियां हैं, जिसमें प्रोटीन कम हो, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, और साथ में जो है मतलब जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम हो,
वो वाली जो मतलब हमारी सब्जियां हैं, जिसमें कुकुरबिटेसी फैमिली की जो सब्जियां हैं, जैसे घिया है, काली तोरी है, टिंडे हैं, पेठा है, इसका सेवन जो अगर ज़्यादा करें तो हम इससे मतलब बैलेंस डाइट लें तो हम इससे बच सकते हैं गाउटी आर्थराइटिस से। डॉक्टर, इसका ट्रीटमेंट क्या है? हाँ, आयुर्वेद में इसके लिए एक बहुत अच्छी औषधि है, उसका नाम है गिलोय। गिलोय का चूर्ण जो है 1 से लेकर 3 ग्राम, और दूसरी औषधि है हमारी गोरखमुंडी। गोरखमुंडी का चूर्ण भी 1 से लेकर 3 ग्राम तक हम देते हैं। तो 3 ग्राम गोरखमुंडी, 3 ग्राम गिलोय के चूर्ण को अगर हम मिला करके दे दें तो ही हम गाउटी आर्थराइटिस जैसे रोग से बिल्कुल निजात प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अमृता कहते हैं गिलोय को, तो अमृता आदि गूगल भी एक औषधि है जिसका प्रयोग करते हैं। किशोर गूगल की गोलियां आती हैं हमारे। इसी तरह से महामजिष्ठा आदि काढ़ा है हमारे। एक चक्रदत्त बहुत अच्छी ग्रंथ है, चक्रपाणी ने लिखा है, उसमें क्या लिखा है, नवकार्षिक चूर्ण। वो नवकार्षिक चूर्ण में 9 चीज़ें हैं, त्रिफला, निम, मंजीठ, वचा, कुटकी, है ना, वसादनी, गिलोय, दारू, हल्दी, है ना, 9 चीज़ों का योग है। त्रिफला, निम, जिष्ठा, वचा, कुटकी, कुटकुरोहनी, वसादनी, गिलोय को दारू, रिशा, दारू, हल्दी। इन 9 चीज़ों का जो योग है ना, ये इसको मिला करके इसका काढ़ा बना लिया जाता है। इसके काढ़े का प्रयोग करते हैं तो ये गाउट के लिए, गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए इट्स वंडरफुल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है इसमें। डॉक्टर, तो, ये घरेलू ट्रीटमेंट भी माना जाएगा क्या इसे? हाँ, इसको ये जड़ी बूटियाँ, देखो ये जो गिलोय है या ये तो घर घर में हम लगानी चाहिए ऐसी वेल तो, है ना। बाकी जो प्रोटीन डाइट को हम जब चेंज करेंगे तो घरेलू ट्रीटमेंट में तो घिया पेठा ही कहेंगे कि भाई घिए का इस्तेमाल करें, घिए का जूस लें या पेठे का सेवन करें, ज़्यादा तर खीरे खाएँ, है ना। इससे जो है मतलब आपका प्रोटीन जब डाइट आप बंद कर देंगे तो उसमें हाँ एक सुरंजा होती है, मिठियाँ सुरंजा कहते हैं हम, है ना। मजून सुरंजा करके एक मेडिसिन मिलती है बाज़ार में, मजून सुरंजा, तो उसको हम घरेलू भी कह सकते हैं कि मिठियाँ सुरंजा का ही उसमें यूज़ करते हैं घर में। तो उसको जो है वो हम दे सकते हैं, मिठी सुरंजों की मजून सुरंजा करके मेडिसिन आती है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये बहुत यूज़ होती है। उसका 1 चम्मच जो है रात को सोने के टाइम पर अगर दिया जाए तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। डॉक्टर, हमने बात की गठिए की, गॉटी आर्थराइटिस की, अब हम ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में जानना चाहते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस एक्चुअली ये बिल्कुल प्योर डिजेनरेटिव डिजीज़ है। इसमें किसी बॉडी का जो सिस्टमेटिक डिजीज़ नहीं है, ये हमारे मतलब पेट से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी एज से रिलेटेड बीमारी है जो कि बहुत कॉमन है हमारी। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वियर टियर ऑफ द जॉइंट्स की वजह से डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है ये। मतलब प्योरली जॉइंट्स का मैंने बताया ना कि जॉइंट में जो बोन होती हैं, बोन के ऊपर एक कार्टिलेज होती है, उसके ऊपर कवरिंग होती है, मतलब जो उसको प्रोटेक्ट करती है, शॉक ऑब्जॉर्वर होती है, उसके ऊपर सिनोवियल फ्लूइड होता है, जो सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जिससे सिनोवियल फ्लूइड जो कि लुब्रिकेशन करता है उसकी। तो वो जो कार्टिलेज होती है ना, कार्टिलेज ब्रेक कर जाती है। तो जैसे वियर टियर जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो जैसे ओल्ड एज हमारे होते जाते हैं 50-60 के बाद मेल में खासकर को जो ओवरवेट हैं, जिनका भार ज़्यादा है ना। लेडीज़ में भी जब ये मेनोपॉज हो जाता है तो उनकी जो है कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है, कि कोई एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है तो कैल्शियम की डिपोजिशन नहीं होती है, हड्डियाँ जो है वो उनकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसमें भी। और कार्टिलेज के जब खत्म हो जाती है तो आपस में हड्डियाँ जो है किसने रगड़ खाती हैं। जब कार्टिलेज कम हो जाएगी, बीच में कुशन जो है ना, जो कुशन का काम कर रहा है, तो वो जो है हड्डियाँ आपस में घिसने लग जाएंगी। तो जैसे जैसे वियर टियर के साथ ये प्योरली मतलब ये डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है, उसको हम संधि शोथ कह सकते हैं, या इसको हम संधिवात भी कहते हैं आयुर्वेद में। तो इसको क्या है, इसका जो है प्योरली ये वातिक डिजीज़ है, इसका आमा नहीं होता है इसमें तेल की मालिश से बहुत फ़ायदा होता है। जब हम किसी की डायग्नोसिस करते हैं, जब से हम तेल की, जॉइंट पेन का पेशेंट आया, हमने उसको कहा भाई तेल की मालिश करके देख, तो इसको कोई तेल लगा दिया, सरसों का तेल या तिल का तेल लगा दिया। अगर उसको तेल लगाने से उसकी दर्द कम हो जाती है तो इसका मतलब ही सफरिंग फ्रॉम दी ऑस्टियो आर्थराइटिस। अगर उसकी दर्द बढ़ जाती है तो वो कैसे सफ़र कर रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो यही हमारी डायग्नोसिस का भी एक मेथड बन जाता है कि ऑयल की मसाज करने से अगर दर्द बढ़ जाती है तो उसको जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। और ये जो ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्योंकि उसमें स्टिफनेस, उसमें जो जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बताया ना मैंने कि मेन सिम्टम क्या होता है, स्टिफनेस, मगर इसमें स्टिफनेस नहीं होती, इसमें तो पेन होती है ना। और ये बड़े जॉइंट्स में इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे मैंने बताया कि जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, छोटे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, छोटी उंगलियों से स्टार्ट होती है, रिस्ट जॉइंट में चला गया उधर। इसमें बड़े जॉइंट्स होते हैं, जैसे हिप जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट होएगी या नी जॉइंट में, है ना। वेट बियरिंग जॉइंट्स जो है ना, वहाँ पे वो वियर टियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
तो इसको बड़ा टाइमली हैंडल करना चाहिए। इसमें अगर वीट टेस्ट स्टार्ट हो गई और फिर भी लोग करे जा रहे हैं सैर पर सैर, तो फिर नुकसान हो जाता है जी। इसमें बड़ा। तो डॉक्टर कॉमनली एक बैक पेन, नेक पेन भी की प्रॉब्लम भी सुनी जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, जैसे नेक पेन को हम ना सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस जो कह देते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम होती है, जो नेक स्टिफ हो जाती है ना। इसमें जो वर्टेब्रास नेक के है ना, उसमें मतलब जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है वो कई बार उसकी प्रलैप्स हो जाती है, हर्निएटेड हो जाती है, तो उससे मतलब ये मतलब नेक से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें हम जो है मतलब मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी हमें सिलाकी नाम की एक मेडिसिन होती है, इसकी मस्कुलर रिलैक्सेंट, उसमें हमें एक औषधि होती है मतलब जिसको हम बोलते हैं ये कलिहारी। तो कलिहारी की जो जड़ होती है, जो लक्ष्मण की जब जो मूर्छित हुए थे ना, तो उसमें जिस बाण उसको लगाया था वो कलिहारी का लेप किया था, तो उसी बूटी का इसमें प्रयोग करते हैं हम कलिहारी। तो उसको ग्लोरियोजा स्पोर्बा भी कहते हैं, उसका बड़ा मस्कुलर रिलैक्सेंट एक्शन होता है। तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की हमारे औषधि होती है पंच अमृत लो गूगल। इट्स ए वंडरफुल ड्रग फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हम देते हैं। तो इसमें कई बार चक्कर भी आते हैं पेशेंट्स को, हाई बीपी, क्योंकि स्टिफ नेक होने से उसके साथ ही क्योंकि थायराइड पड़ा हुआ है ग्लैंड, तो इसमें सारे इन्वॉल्वमेंट उसके साथ हो जाती है। और उसमें कई बार पेन जो है वो बाजुओं में भी जाती है ना, चक्कर भी आते हैं और नेक बड़ी स्टिफ हो जाती है। तो ये सर्वाइकल नेक पेन उसमें होती है। जो आपकी बैक पेन की बात की है, इसको हम बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, है ना। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी क्या होता है कि हमारी जो स्पाइन है ना वो फ्यूज़ हो जाती है, उसमें जो वर्टिब्रास हैं उसकी भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, साथ में जो पेल्विक सैक्रोइलिक जॉइंट होता है वहाँ पे भी मतलब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसकी जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, और वो भी एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ ही है। तो डॉक्टर क्या शोल्डर पेन के बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, शोल्डर पेन जो है ना, इसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। इसको इसका नाम जो है एडिसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं, है ना। ये अक्सर हमने देखा है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, डायबिटीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, या उनकी एंडोक्राइन जो चेंजेस थायराइड की वजह से, या मतलब जो उसका इंसुलिन का जो है लेवल इम्बैलेंस जब हो जाता है, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें जो हमारा शोल्डर है, कंधे जो होता है ना, वहाँ पे बिल्कुल पूरे स्टिफ हो जाते हैं और वो पूरी तरह मूवमेंट नहीं कर सकते, रोटेशन जो है ना उसकी लैक हो जाती है, और जो कैप्सुलाइटिस उसका कैप्सूल जो है उसके ऊपर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो उसमें भी जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कई बार लोकल सेक देने से ना उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, हम स्वेदन कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में। उसमें साथ में जो है हम कुछ औषधियाँ, जैसे मैंने बताया कि गूगल बेस्ड या गोल्ड प्रेपरेशन होती हैं, तो वो उसमें बड़ा अच्छा फ़ायदा करती हैं जो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है। उसी से रिलेटेड हमारी एक शैटिका की प्रॉब्लम होती है, शैटिका भी बहुत कॉमन होती है, जो जिसको हम गिरदर्सी बोलते हैं। तो इसमें भी स्लिप डिस्क का ही होता है, क्योंकि एक्चुअली जब वो डिस्क स्लिप कर जाती है तो जो नर्व वहाँ से निकल रही है, शैटिक नर्व निकल रही होती है, उसमें मतलब वो पेन होती है। तो वो पेन जैसे जैसे एक लेग से मतलब बैक से स्टार्ट होकर के ना ये नीचे टांग को पूरे को जैसे तेज़ी से चल नहीं सकता आदमी, तो थोड़ा सा चलेगा तो उसमें वो उसको बड़ी दर्द होती है। तो उसमें हमारे आयुर्वेद में ना एक बड़ी कमाल की बूटी है, उसका नाम है निर्गुंडी, संभालू कहते हैं। उसके संभालू के पत्तों का काढ़ा बना देते हैं, जैसे 15 एक पत्ते ले लिए जाते हैं संभालू के, तो उसके 15 पत्ते लेकर के उसमें थोड़ा एरंड का तेल डाल देते हैं। तो 15 पत्तों का काढ़ा बना के उसमें एरंड का तेल डाल के अगर 2-3 बार पिया जाए तो शैटिका पेन में बड़ा फ़ायदा होता है। इसी तरह से एक हार श्रृंगार होती है, हार श्रृंगार एक आर्बोट्रिस्टिस नाम से एक बूटी होती है, उसके पत्ते बड़े खरवे पत्ते होते हैं, बड़े सुंदर फूल होते हैं उसके, है ना। उसका आर्बोट्रिस्टिस के नाम से मतलब नाइट मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग उसके फूल गिरते हैं उस प्लांट के। तो वो आमतौर पे मंदिरों में, जैन के मंदिरों में, वहाँ पे आप अक्सर लगाते हैं, बड़ा रिलीजियस प्लांट है ये। इसके पत्ते जो है ना ये बड़े कमाल करते हैं इसमें शैटिका की पेन में। तो शैटिका की पेन में हम इसको देते हैं। एक हमारे चूर्ण होता है, हालों है ना, चंद्रसूर को बोलते हैं, कलौंजी, मेथे होते हैं और अजवाइन। ये 4 चीज़ें हैं, हालों, कलौंजी, मेथे और अजवाइन। इन चारों को पीस लेना है। जैसे 50 ग्राम हालों ले ली, 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम मेथे, 50 ग्राम अजवाइन, इन चारों को मिला करके 200 ग्राम चूर्ण बन जाएगा। वो 200 ग्राम चूर्ण को आधा चम्मच चूर्ण, 1 चम्मच देसी खंड जिसे बुरा खंड कहते हैं, देसी खंड डाल देनी, उसमें डबल मलाई डाल देनी है, क्योंकि ये बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। तो इस तरह की जो कम्बिनेशन है ना, हालों, कलौंजी, मेथे, अजवाइन, हमने तो उसका नाम ही हाकम चूर्ण रख दिया। हालों, कलौंजी, मेथे, अजवाइन का चूर्ण जो है घरेलू नुस्खा है ये। इसका अगर हम प्रयोग करें तो मैं समझता हूँ कि आर्थराइटिस के शैटिका वाली जो प्रॉब्लम है बहुत आती है लोगों को, उसके लिए कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा पेशेंट परेशान होता है। कई बार डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको भी ये साथ में शैटिका हो जाती है। तो उसमें हम कई बार साथ में कहते हैं बसंत कुसुमा का रस ले लो या जोगिंदर रस ले लो, और साथ में ये वाली हाकम चूर्ण जो है, हालों, कलौंजी, मेथे, अजवाइन, या मैंने जैसे बताया कि निर्गुंडी के पत्तों का चूर्ण, रंड का तेल डाल के
है ना, या फिर उसका जो है वो हार श्रृंगार के पत्तों का चूर्ण पत्तों का जो काढ़ा बना लिया जाए, है ना। मेथड उसका बड़ा आसान है कि 10 ग्राम के करीब पत्ते होते हैं, 200 ग्राम पानी डालना होता है और उसका चौथा हिस्सा 50 ग्राम रह जाए, उसको पुण के पी लेना होता है। और उसमें टेस्ट डालने के लिए चाहे शहद डाल लो चाहे गुड़ डाल लो, ठीक है ना। इस तरह का वो टेस्ट बना के sciatica जैसी प्रॉब्लम को हम निजात प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल।